प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मोदी सरकार की पूरी कैबिनेट, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, उनके सारे कार्यकर्ता, आरएसएस का पूरा संगठन, गोदी मीडिया, आईटी सेल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, नफरती गुर्गे, इन सब ने मिलजुल कर दिन रात एक करके न जाने कितने करोड़ या अरब रुपए फूंक कर जो कहानी रची थी, जो माहौल तैयार करने की कोशिश की थी, जो राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा था, तैयार किया जा रहा था 2024 के चुनाव को लेकर, जो प्लानिंग सेट की जा रही थी, एक झटके में राहुल गांधी ने उन सब पर पानी फेर दिया है। जी हां, ऐसा लग रहा है कि जिस बारात को पिछले कम से कम 4-5 साल से ये तमाम लोग मिलकर सजाने की कोशिश कर रहे थे, राहुल गांधी ने उस बारात से पहले ही दूसरा मेला लगाने का फैसला कर लिया है। और अब सवाल उठने लगा है कि यदि भाजपा का अब तक का सबसे मजबूत हथियार ही राहुल गांधी के दांव से कमजोर हो गया, तो फिर मोदी जी के उस सपने का क्या होगा जिसे वो सपने में भी छोड़ना नहीं चाहते। यहां एक बात और ध्यान देने वाली है, राहुल गांधी ने न सिर्फ भाजपा के सबसे मजबूत हथियार को बेअसर करने का ऐलान कर दिया है, बल्कि पीएम मोदी और बीजेपी के उस कमजोर नस को भी दबाना शुरू कर दिया है, जिसे संभालने के चक्कर में मोदी शाह की जोड़ी ने पिछले दिनों बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी। यानी आज की तारीख में ही राहुल गांधी ने दो बहुत ही तगड़े वाले झटके बीजेपी को दिए हैं, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी को दिए हैं, जिसकी आहट आने वाले लंबे समय तक गूंजती रहेगी। ये दोनों ही मसले बड़े गंभीर हैं, बेहद आसान भाषा में पूरी कहानी आपको बताएंगे। और सवाल होगा कि क्या राम मंदिर का उद्घाटन वाला कार्यक्रम और पूरा माहौल भयंकर तरीके से फीका होने जा रहा है। गोदी मीडिया पर विशेष चर्चा करेंगे, जो आजकल ओपिनियन पोल की हवाबाजी में जुटा है। और इस वीडियो के अंत में एक बेहद महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा करनी है, उसे एकदम ध्यान लगाकर सुनिएगा और जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये भाजपा सरकार का एक ऐसा घोटाला है जो आपके होश उड़ा देगा। जिस वक्त में हम और आप अपनी जिंदगी बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, जिस वक्त हम अपनों की मौत पर आंसू बहा रहे थे, ठीक उसी वक्त भाजपा सरकार जो कांड कर रही थी, उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। और यह खुलासा किसी बाहरी ने नहीं किया है, खुद बीजेपी के भीतर के व्यक्ति का खुलासा है। बहुत ही बड़ी बड़ी कहानियां इसमें शामिल है, बेहद आसान भाषा में पूरा मामला आपको बताएंगे। अनुरोध बस इतना है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर जाने लगा है। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करिए, और ये सब काम शुरू में ही निपटा लिया करिए, क्योंकि हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, आपका कुछ खर्च होता नहीं है। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के मसले पर फैसला दिया। यहां से राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हुआ। यह अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने सालों से मंदिर के मुद्दे को अपने कार्यक्रम में शामिल रखा, लेकिन चुनावी वादों में राम मंदिर का मुद्दा एकदम प्रमुखता से ना तो 2014 में रखा गया, ना ही उसके बाद। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बात तो साफ होने लगी कि 19 का चुनाव तो बीजेपी ने जीत ही लिया है, लेकिन अगला चुनाव सिर्फ और सिर्फ मंदिर के मुद्दे पर ही भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। और 2024 का चुनाव आते आते यह भी साफ हो चुका है कि पीएम मोदी और बीजेपी के पास इस एक मुद्दे के अलावा कोई और मुद्दा ऐसा बचा नहीं है जिस पर वो अपनी सरकार की सफलता गिना सकें और जिसे लेकर वो जनता के बीच जा सकें। शायद यही वजह है कि हर एक मुद्दे को, हर एक समस्या को और हर एक कमी को ढकने के लिए दिन रात चारों तरफ से मंदिर 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 का गुणगान हो रहा है। और लोकसभा चुनाव तो छोड़ दीजिए, अलग अलग राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उन सब में भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी और उनके तमाम मुख्यमंत्री भी राम मंदिर को याद दिलाना भूलते नहीं है। बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं, राम जी आ रहे हैं, मंदिर बन रहा है। और आप लगातार देख रहे होंगे देश का पूरा गोदी मीडिया किस तरीके से पिछले कई साल से हर एक बड़ी समस्या और बड़े मामले के तुरंत बाद मंदिर खोज निकालती है, और फिर कई दिन तक उसी मंदिर पर बहसबाजी होती है। ये देखिए मंदिर का एक खंभा बन गया, ये देखिए मंदिर में छत लग गई, पत्थर आ गया, डिजाइनर आ गया। यानी ध्यान भटकाने के लिए मंदिर से संबंधित कुछ भी लाकर दिखाते रहो ताकि लोग उलझे रह गए। और हर तरफ इस बात की चर्चा भी हो रही थी, सवाल भी उठाए जा रहे थे कि विपक्षी गठबंधन इंडिया बंद हो गया है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की पूरी मशीनरी, गोदी मीडिया दिन रात मिलकर मंदिर मंदिर चिल्ला रहे हैं और पूरे चुनाव को धार्मिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी काट विपक्षी गठबंधन इंडिया क्या निकालेगा। खासकर राहुल गांधी इस मसले पर बीजेपी को कैसे पछाड़ पाएंगे। हालांकि मंदिर के निर्माण और उद्घाटन का दूर दूर तक किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, यह 100% राजनीति से प्रेरित कार्यक्रम है। और यह बात मेरी नहीं है, यह कहना है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी का। जी हां, उन्होंने साफ साफ ऑन कैमरा कहा है कि कुछ लोगों को मेरी बात अटपटी लग सकती है, लेकिन मेरे विचार तो अपने ही है। लेकिन हमने देखा है कि राम जन्मभूमि में भगवान राम को आना है और रामनवमी बिल्कुल सामने है। फिर क्या कारण है कि हम रामनवमी की प्रतीक्षा न करके किसी और दिन उनकी प्रतिष्ठा करने का आयोजन कर रहे हैं। विचार करने से यह लगता है कि राम को लाना नंबर 2 है। यह कोई दूसरा ही कारण है जिसके कारण जल्दी प्रतिष्ठा कर ली जा रही है, क्योंकि देश में आम चुनाव होने वाले हैं, आचार संहिता लगने वाली है। इसलिए आचार संहिता न लग जाए, हम लाभ लेने से वंचित न रह जाएं, इसीलिए समय से पहले यानी रामनवमी से पहले ही प्रतिष्ठा की जा रही है। यह तो एक मामला है। दूसरा मामला यह है कि मंदिर अभी पूरा बना भी नहीं है। पूरा मंदिर जब तक बन नहीं जाता, हमारे यहां प्रतिष्ठा नहीं होती। एक घर भी कोई गृहस्थ जब बनवाता है
तो जब पूरा घर बन जाता है तब उसमें वास्तु प्रतिष्ठा होती है। मंदिर अभी पूरा बना ही नहीं और आप भगवान को उसमें विराजमान करने जा रहे हैं। सोचने वाली बात यह है, आम आदमी भी यदि किसी को कोई उपहार देना चाहता है, कोई खुशी देना चाहता है तो खास दिन को चुनता है। जन्मदिन मिल जाए तो सबसे अच्छा है, मगर फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने 22 जनवरी का दिन चुना है। शंकराचार्य का कहना है कि यह कार्यक्रम पूरी तरह से राजनीतिक कार्यक्रम है। वोट लेने के लिए सब कुछ हो रहा है, यानी प्रधानमंत्री वोट लेने के लिए इतने लालायित हैं कि हिंदू धर्म, उसकी मान्यताएं, कार्यशैली सब कुछ ताक पर रखने के लिए तैयार हो गए हैं। वहीं मंदिर वाले कार्यक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर एक और वीडियो प्रचलित होने लगा है जो रामायण सीरियल का बताया जा रहा है, जिसमें कुछ साधु संत राजा राम से कहते हुए सुने जा सकते हैं कि शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य पत्नी के बिना किसी भी धर्म कार्य का अनुष्ठान नहीं कर सकता, या तो महारानी सीता को वापस लाया जाए। अब रामायण की कहानी तो बहुत पुरानी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के इस परिवार की कहानी, उनके परिवार की कहानी पूरे देश और दुनिया के सामने है, आज के वक्त में भी सामने है। चारों तरफ से यह सवाल उठ रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री का उनकी पत्नी से क्या बैर है। बहुत सारे लोग इस मसले को व्यक्तिगत कर सकते हैं, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री व्यक्तिगत नहीं है, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, और जब मां के पैर छूते हुए भावनात्मक प्रदर्शन करके माहौल बनाने की कोशिश की जा सकती है, गोदी मीडिया 24 घंटे उन तस्वीरों को दिखा सकता है, तो फिर पत्नी के साथ इतनी लंबी दूरी के कारणों पर चर्चा भी क्यों नहीं होनी चाहिए। पीएम मोदी की माताजी के निधन के बाद उनकी पत्नी का एक वीडियो भी सामने आया था, जिस पर हमने भी चर्चा की थी, जिसमें वो कहते हुए सुनी जा सकती थी कि वो अपनी सास की अंतिम यात्रा में शामिल होना चाहती थी, वो उनसे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन गुजरात पुलिस ने उन्हें घर से बाहर निकलने ही नहीं दिया, यानी नजरबंद कर दिया गया। बाद में गुजरात के जिस पत्रकार ने वो वीडियो शूट किया था, उसे भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा, और प्रधानमंत्री के ससुराल के लोगों ने कथित तौर पर उस पत्रकार से वीडियो वगैरह डिलीट करने की बात कही थी, कहा था कि रिश्तेदारी का मामला है। अब मेरे पास उस व्यक्ति से बातचीत की रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं है, मगर इन सब के बावजूद यह सवाल तो बनता ही है कि आखिर श्रीमती यशोदाबेन की क्या गलती है जिसकी वजह से उन्हें इस कदर सजा मिल रही है और सालों से मिल रही है। यहां एक बात और ध्यान देने वाली है, प्रधानमंत्री और पूरी की पूरी भाजपा हमेशा हिंदुत्व की बात करती है, सनातन की बात करती है, और उसी धर्म में महिलाएं हमेशा ईश्वर से यह कामना करती हैं कि हे भगवान, हे ईश्वर, मुझे सुहागन ही उठा लेना, यानी मेरी मौत मेरे पति से पहले होनी चाहिए। यानी महिलाएं विधवा होकर जीना नहीं चाहती, यानी अपने पति के साथ अंतिम क्षण तक रहना चाहती हैं। तो फिर श्रीमती यशोदाबेन की ऐसी कौन सी गलती है जिसकी वजह से उन्हें सुहागन होने के बावजूद पति के होने का कोई सुख नहीं मिलता। बीजेपी के लोग प्रधानमंत्री को भगवान राम से भी बड़ा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी तमाम तस्वीरें आ रही हैं जिन पर पीएम मोदी की बड़ी बड़ी तस्वीरें हैं और भगवान राम को उंगली पकड़कर मंदिर में ले जा रहे हैं। ये वाली तस्वीर आप भी देख लीजिए। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर यह भी लिख रहे हैं कि मोदी जी को कोट जैकेट पहना दिया गया है, हो सकता है ठंडी का समय हो, लेकिन बाल रूप वाले भगवान राम को बिना कपड़े के ले जा रहे हैं। बहरहाल फिलहाल मामला यह है कि जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी भगवान राम को घर दे रहे हैं, तो कितना अच्छा होता यदि उसके पहले प्रधानमंत्री की पत्नी को भी अपना घर मिल जाता, बुढ़ापे में प्रधानमंत्री को भी जीवन संगिनी का साथ मिलता, दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथ ही होते। और जहां तक मामला धार्मिक प्रतिष्ठानों का है, तो फिर जैसे कि मान्यता है कि पत्नी के साथ पूजा में बैठेंगे तभी लाभ मिलेगा, वो काम भी पूरा हो जाता। चारों तरफ से यह शोर उठ रहा है कि पत्नी के जीवित रहते एक विधुर की तरह व्यक्ति का पूजा पाठ में हिस्सा लेना अशुभ माना जाएगा। तमाम पंडित पुजारियों की वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि बिना पत्नी के मंदिर का उद्घाटन करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि यह अलग बात है कि यहां पर धर्म संबंधी कोई लाभ लेना भी नहीं है, यहां तो राजनीतिक लाभ लेना है, और उस लाभ को लेने के लिए एक वर्ग को पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है जो ये मानता है कि भगवान राम से भी बड़े एक नेता हो गए। वैसे इस देश का मीडिया यदि आजाद होता तो यह सवाल पिछले 9.5 सालों में लगातार पूरे देश में गूंजना चाहिए था कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पत्नी के बीच किस बात को लेकर इतना विवाद है। क्यों संसदीय चुनाव लड़ने से पहले वो पत्नी वाला कॉलम खाली छोड़ते थे, और क्यों संसदीय का चुनाव लड़ते वक्त उन्होंने पत्नी का नाम लिखा। क्या वजह है कि बुढ़ापे के इस दौर में भी वो अपनी पत्नी से दूर है। यदि इस देश का मीडिया और उसके लपड़झंडिस प्रधानमंत्री से यह सवाल पूछ सकते हैं कि आप जेबाओं में पर्स रखते हैं कि नहीं, आम काट के खाते हैं कि चूस के, आप थकते क्यों नहीं हैं, तो फिर उनकी पत्नी से संबंधित सवाल क्यों नहीं पूछे जाने चाहिए। क्या श्रीमती यशोदाबेन के अपने कोई अधिकार नहीं है? क्या उनके नागरिक अधिकार नहीं है? क्या उनके सामाजिक अधिकार नहीं है? क्या उनके एक पत्नी के रूप में कोई अधिकार नहीं है? यदि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है तो करने वाला कौन है? और जो व्यक्ति अपनी पत्नी के अधिकारों को उसे नहीं दे सकता, वो किस मुंह से देश की अन्य महिलाओं को अधिकार दिलाने की बात करता है? ऐसे व्यक्ति कैसे कह सकता है कि 3 तलाक के मामले पर उसने मुस्लिम महिलाओं के साथ न्याय किया है? हालांकि यह मसला अलग है, इस पर लंबी चर्चा हो सकती है। कुल मिलाकर मामला बस इतना सा है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले कई सालों से इस तैयारी में थी कि 2024 का चुनाव पूरी तरह से राम मंदिर के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। इसके लिए उसने बम्पर तैयारी कर रखी है। खबरें हैं कि हर एक लोकसभा क्षेत्र से हजारों की संख्या में लोगों को ले जाकर मंदिर का दर्शन करवाया जाएगा, घर घर जाकर अक्षत प्रसाद बांटा जाएगा। यानी भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम संगठन और हाथ, उसमें गोदी मीडिया को भी जोड़ लीजिए, ये सब अपने प्रयास में कहीं भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मगर अभी मामले में ट्विस्ट ये आ गया है कि आज ही कांग्रेस ने राहुल गांधी की नई यात्रा की घोषणा कर दी है और बताया गया है कि अब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा नहीं करेंगे बल्कि भारत न्याय यात्रा निकालेंगे। लेकिन इसमें खास बात है इस यात्रा की तारीख। मगर उस तारीख पर चर्चा करने से पहले एक बात और बता दें, 28
28 दिसंबर को कांग्रेस का स्थापना दिवस है। इस दिन विपक्षी गठबंधन इंडिया ने आरएसएस के गढ़ में घुसकर 2024 के चुनाव का बिगुल फूंकने का फैसला कर लिया है। यानी इंडिया गठबंधन ने लड़ाई सिर्फ बीजेपी के खिलाफ नहीं बल्कि आरएसएस के खिलाफ भी छेड़ दी है, वैचारिक लड़ाई। और इस महारैली का नाम गठबंधन ने रखा है तैयार हम। यानी विपक्षी गठबंधन बिल्कुल तैयार है। और तैयारी का आकलन इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से गोदी मीडिया इस गठबंधन को आए दिन टूटते हुए दिखाता है, अब इस गठबंधन के तमाम नेताओं ने अपनी जबान पर ताला लगा लिया है। गोदी मीडिया के तमाम लपटजंडिस खोद खोद के पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया कुछ तो बता दो, कुछ तो दे दो 2 लाइन, कुछ तो हम बोलते रहे, बुराई करते रहे। लेकिन विपक्षी गठबंधन के सभी नेताओं ने यह तय कर लिया है कि गोदी मीडिया को कोई सुराग नहीं देना है, एक शब्द नहीं बताना है उनको कि नेताओं के बीच क्या बात हो रही है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस महाराष्ट्र के नागपुर में विपक्षी गठबंधन इंडिया 2024 की लड़ाई शुरू करने जा रहा है, उसी महाराष्ट्र में, उसी मुंबई में पहुंचकर राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा समाप्त होगी। जी हां, आज ही कांग्रेस ने घोषणा कर दी है कि 14 जनवरी से 20 मार्च तक राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा निकालेंगे। तारीख पर ध्यान दीजिए, 14 जनवरी से राहुल गांधी की यात्रा मणिपुर से शुरू होगी। मणिपुर पर अभी आएंगे, लेकिन पहले तारीख को देख लीजिए। 14 जनवरी से राहुल गांधी की यात्रा शुरू होगी और 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है। यानी राम मंदिर के कार्यक्रम से ठीक एक सप्ताह पहले ही राहुल गांधी की यात्रा शुरू हो जाएगी। यहां देखने वाली बात यह है कि उद्घाटन से एक सप्ताह पहले जब गोदी मीडिया और पूरा का पूरा भाजपा का तंत्र मिलकर राम मंदिर का हवा बनाने की कोशिश कर रहा होगा, उसका राजनीतिक रंग पूरे देश में पोतने की कोशिश कर रहा होगा, उसी वक्त राहुल गांधी ने अपनी यात्रा का ऐलान कर दिया है। आप कहेंगे कि कोई यात्रा करता रहे, गोदी मीडिया तो वही करेगा जो आदेश मिलेगा। बिल्कुल सही, गोदी मीडिया वही दिखाएगा जिसे दिखाने के लिए उसे मिलता है और जो आदेश मिलेगा। मगर राहुल गांधी की यात्रा को छुपा पाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। पिछली बार भी भारत जोड़ो यात्रा में आपने देखा था, न चाहते हुए भी गोदी मीडिया को उस यात्रा की चर्चा करनी ही पड़ी, क्योंकि पब्लिक की डिमांड थी, आपकी डिमांड थी। भले ही गोदी मीडिया ने कभी उस यात्रा में टी शर्ट को लेकर, राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर गलत बयानी शुरू कर दी, कभी कंटेनर के भीतर सुविधाओं को देखकर आलोचना शुरू कर दिया, मगर बुराई में ही सही, भारत जोड़ो यात्रा को गोदी मीडिया के लिए दिखाना मजबूरी बन गया। मजबूरी में उसे कवर करना ही पड़ा। ठीक उसी तरह से इस बार भी भारत न्याय यात्रा की कवरेज गोदी मीडिया को मजबूरी में ही सही, थोड़ी बहुत तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन यहां एक बात और ध्यान देने वाली है, भूलिएगा मत इसको, गोदी मीडिया से कहीं ज्यादा अब सोशल मीडिया का असर होने लगा है। देश की जनता सोशल मीडिया पर ज्यादा भरोसा करने लगी है। उन्हें मालूम है कि असली बात यही मिलेगी, सच्चाई यही मिलेगी और गोदी मीडिया झूठ का पिटारा है। और पिछले 1 साल के भीतर यह भी देखा गया है कि कांग्रेस का आईटी सेल भी बीजेपी के आईटी सेल से कमजोर नहीं रह गया है। यानी एक तरफ जहां चारों तरफ मंदिर मंदिर की गूंज होने वाली थी, अब वहां भारत न्याय यात्रा ने सेंधमारी शुरू कर दी है। यानी पिछले कई साल से भाजपा, आरएसएस से लेकर तमाम संगठन जो बारात सजा रहे थे, राहुल गांधी और कांग्रेस ने उसी बारात के पैरेलल अपनी एक नई बारात निकालने का फैसला कर लिया है। और निश्चित तौर पर एक गांव में जब एक साथ 2 बारात आ जाती है तो गांव वाले बढ़ जाते हैं, जनता बढ़ जाती है, ध्यान बढ़ जाता है और बंटने में भी लोग ये आधार देखते हैं कि कहां पर उन्हें लाभ मिलेगा, कौन सी बारात में खाने पीने का इंतजाम बढ़िया होगा। यानी लोग अपना हित देखते हैं। अब देश की जनता मंदिर के बनने में अपना हित देख पाती है या फिर जनहित से जुड़े हुए मुद्दों में अपना हित देख पाती है, ये देखने वाली बात हो। मणिपुर के लोग जो पिछले कई महीने से जबरदस्त हिंसा के शिकार हुए, जहां पर सैकड़ों लोगों की जान चली गई, न जाने कितनी ही महिलाओं के साथ सरेआम बलात्कार हुआ, सैकड़ों की संख्या में पूजा स्थल वगैरह जला दिए गए, चर्च जला दिए गए, 2 महिलाओं को नग्न परेड कराने का वीडियो तो आपने देखा ही था। और हाल ही में एक वीडियो सामने आया जिसमें सामूहिक तौर पर दर्जनों शवों को अंतिम संस्कार किया जा रहा है, जिसमें कुछ हफ्तों का एक छोटा सा बच्चा भी था, मासूम बच्चा भी था। सवाल यह है कि मणिपुर समेत पूरे के पूरे पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए भारत न्याय यात्रा महत्वपूर्ण होगी, उसमें उठाए जा रहे मुद्दे महत्वपूर्ण होंगे, या फिर किसी एक राज्य में बन रहा मंदिर। मणिपुर की जनता न्याय की गुहार लगाते लगाते थक चुकी है, लेकिन न्याय देने वाले चुनाव प्रचार में व्यस्त है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि क्या कांग्रेस ने 14 जनवरी की तारीख देकर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की तैयारियों पर पानी नहीं फेर दिया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की यात्रा मणिपुर से शुरू होकर मुंबई में पूरी होगी। इस बीच 85 जिलों को कवर किया जाएगा और 6200 किलोमीटर की यात्रा होगी, यानी पिछली यात्रा की दूरी से लगभग दोगुनी। इस यात्रा में बस और पैदल दोनों माध्यमों का प्रयोग किया जाएगा और कुल 14 राज्यों से होकर यह यात्रा गुजरेगी। यहां पर एक बात और ध्यान देने वाली है, जिन राज्यों को राहुल गांधी यात्रा में कवर करने वाले हैं, उनमें से ज्यादातर राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस की स्थिति फिलहाल कमजोर है, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, नागालैंड, मणिपुर, उड़ीसा, महाराष्ट्र। हालांकि महाराष्ट्र में कांग्रेस का गठबंधन बेहद मजबूत स्थिति में है, लेकिन फिर भी कांग्रेस का यह प्रयास है कि लोकसभा के लिहाज से अभी जहां पर कांग्रेस कमजोर है, उन राज्यों को इस यात्रा में कवर किया जाए। अब इस यात्रा का जो नाम है उस पर जरा फोकस करिए। पहले भारत जोड़ो यात्रा थी, अब भारत न्याय यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। मुझे जहां तक अंदाजा है, कांग्रेस ने न्याय शब्द का इस्तेमाल मणिपुर और महिला खिलाड़ियों को लेकर किया होगा, क्योंकि मणिपुर के लोगों को न्याय तो बहुत दूर की बात है, न्याय मिलने की उम्मीद तक नहीं मिल पाई है। प्रधानमंत्री ने अब तक मणिपुर का म तक नहीं बोला। वैसी ही कहानी महिला पहलवानों के साथ भी हुई है। इसके साथ ही कांग्रेस ने देश में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय की लड़ाई लड़ने की बात कही है। अब जरा दूसरे झटके की बात कर लेते हैं जो राहुल गांधी लगातार बीजेपी को दे रहे हैं। जिस समस्या को निपटाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सबसे चहेते व्यक्ति को किनारे करने का फैसला किया, दिखावे के लिए ही सही, मगर किनारे करते हुए दिखाया। तो मैं बात कर रहा हूं ब्रजभूषण शरण सिंह की। पिछले दिनों आपने देखा कि कथित
कथित तौर पर उनके करीबी व्यक्ति को अध्यक्ष चुन लिया गया। इसके बाद खेल मंत्रालय ने एसोसिएशन को भंग कर दिया। हालांकि भंग हुआ कि नहीं, इस पर अभी थोड़ी देर बाद आएंगे, लेकिन फिलहाल मामला यह है कि चर्चा इस बात की है कि चूंकि ये खिलाड़ी जिस समुदाय से आते हैं, जिस जाट समुदाय से आते हैं, वो बड़ा ताकतवर माना जाता है और लोकसभा की लगभग 40 सीटों पर इनका जबरदस्त प्रभाव है। यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा से लेकर दिल्ली तक मजबूत प्रभाव वाला यह समुदाय यदि भाजपा से बुरी तरह से नाराज हो गया, जैसा कि किसान आंदोलन के वक्त से ही देखा जा रहा है, यदि ये पूरी तरह से कट गया तो बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। चारों तरफ चर्चा उठी है कि इसी नुकसान से बचने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सबसे चहेते ब्रजभूषण सिंह को किनारे किया है। हालांकि किनारे किया है कि नहीं, इसमें बड़ा संदेह है। पिछले दिनों प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया था कि किनारे वगैरह कुछ नहीं किया है, कोई रद्द नहीं हुआ है, निलंबन नहीं हुआ है, खाली गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। यही बात संजय सिंह ने, यानी ब्रजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह ने वाराणसी में कही है। उनका कहना है कि खाली गतिविधियों पर रोक लगाई गई है, मैं अभी भी अध्यक्ष हूं और आने वाले दिनों में जरूरत पड़ी तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। यानी कि वहां भी मामला क्लियर नहीं है। उलझाने वाली बात जो प्रियंका गांधी ने कही थी वही निकल कर आ रही है। यानी इस मामले पर एक तरफ तो प्रधानमंत्री जाट वोटों को सहेजने में लगे हुए हैं, लेकिन इसकी भी काट निकालते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगातार जाट समुदाय के बीच अपनी पहुंच और मजबूत करने में लगे हुए हैं। आज ही भोरे भोरे राहुल गांधी पहलवानों के गांव में पहुंच गए, उनके साथ कुश्ती भी लड़ी, उनकी दिनचर्या को जाना, उनसे मेल मुलाकात की, अखाड़े में चले गए, वहां पहलवानों के साथ नाश्ता पानी सब कुछ किया, जिसकी तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। यानी एक तरफ बीजेपी का प्रयास है कि जाट बिरादरी नाराज न हो जाए, किसी तरह से उन्हें छिटकने से रोका जाए, और दूसरी तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो लगातार इन लोगों से मेल मिलाप बढ़ा रहे हैं। पिछले दिनों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने निश्चित ही एक छोटा सा प्रयास किया और अपनी बिरादरी को याद किया, लेकिन उसका कोई लाभ मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। उल्टे लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि जाट का अपमान हो गया और जाट को पता नहीं है। उधर सत्यपाल मलिक हैं जो आए दिन ललकारते हुए कहते हैं कि मेरी बिरादरी बहुत मजबूत है, मोदी और उनके लोग यदि मुझ पर हाथ लगाएंगे तो मेरी बिरादरी उनकी खटिया खड़ी कर देगी, दम है तो हाथ लगाकर दिखाएं। यानी हाल फिलहाल की घटनाओं को देखकर यह सवाल तो बनता ही है कि क्या इस बार के लोकसभा चुनाव में जाट खड़ी करेंगे बीजेपी की खाट। उधर गोदी मीडिया शादी से पहले ही बच्चे का जन्मदिन मनाने में लगा हुआ है। यानी अभी तक किसी पार्टी ने अपनी सीट डिक्लेयर नहीं की, ना तो बीजेपी ने, ना कांग्रेस ने, ना एनडीए गठबंधन ने, ना इंडिया गठबंधन ने। किसी को भी यह पता नहीं है कि कौन सी पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी, किस सीट पर किसका उम्मीदवार होगा, चुनाव कब होगा, किसी को पता नहीं है। लेकिन गोदी मीडिया ने अभी से ओपिनियन पोल करा के बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत वाली बनवा दी है, और कुछ तो ऐसे भी लपटझंडिस हैं जो 400 प्लस सीटें दे रहे हैं। और कल के लाइव वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से यह ओपिनियन पोल पूरी तरह से छलावा नजर आता है, क्योंकि जहां लोकसभा की एक एक सीट का निर्धारण औसतन 16 लाख वोटों से होता है, वहां मात्र 24 लोगों की राय लेकर ओपिनियन पोल दे दिया गया कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। यानी कि एक लोकसभा क्षेत्र में खाली 24 लोगों से पूछ लिया कि कौन आ रहा है भैया, और वहां का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। और इतना ही नहीं, गोदी मीडिया के कुछ लपटझंडिस तो ऐसे भी हैं जो सीधे सीधे प्रधानमंत्री का चुनाव करा रहे हैं। और कांग्रेस के प्रवक्ता यदि पूछ लें कि संविधान में कहां लिखा है कि हमारे देश में सीधे सीधे प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, तो लपटझंडिस कहने लगता है कि इसमें संविधान कहां से आ गया। यानी इन लपटझंडिसों ने मान लिया है कि देश में कोई संविधान है ही नहीं, ये देश संविधान से नहीं चलता। यदि संविधान में कहीं लिखा ही नहीं है कि प्रधानमंत्री पद का कोई चुनाव होगा, जनता चुनेगी, तो फिर किस आधार पर ये गोदी मीडिया वाले चर्चा कर रहे हैं कि सीधे प्रधानमंत्री का चुनाव होगा तो कौन जीतेगा। बाकी आप तो जानते ही हैं गोदी मीडिया के लिए संविधान क्या है, संविधान किसके पास है, किसने संविधान लिखा है, यह बताने की जरूरत नहीं है उनका संविधान कौन सा है। उधर पिछले दिनों राहुल गांधी सेना भर्ती के पीड़ित नौजवानों से मिलते हुए भी नजर आए। ये नौजवान बिहार के चंपारण से 1100 किलोमीटर की यात्रा करके दिल्ली पहुंचे, लेकिन गोदी मीडिया में कहीं भी आपको इसकी कोई चर्चा नजर नहीं आएगी। अग्निवीर योजना लाकर अस्थायी भर्ती के नौजवानों को जिन्हें नौकरी मिलने ही वाली थी, उन सबको सरकारी षड्यंत्र के तहत बेरोजगार बना दिया गया, लेकिन मीडिया के लिए यह खबर नहीं है। बहरहाल मीडिया इसे खबर बनाएगा तो फिर मीडिया वाले ही खबर बन जाएंगे, पता चलेगा कि नौकरी से लात मार के बाहर कर दिया गया। अब जरा इस कहानी को सुन लीजिए। जिस वक्त में पूरा मुल्क अपना जीवन बचाने के लिए लड़ रहा था, अपनी जिंदगी जीवित रहने के लिए लड़ रहा था, अपनों की मौत पर रो रहा था, बिलख रहा था, चिल्ला रहा था, उसी वक्त देश के प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था, आपदा में अवसर। उस वक्त लोगों ने इसे सकारात्मक रूप से जनता के लिए समझा था, लेकिन धीरे धीरे सवाल उठने लगा कि आपदा में अवसर वाला नारा क्या आर्थिक लूट के लिए दिया गया है। पीएम केयर्स फंड का मामला हो या फिर कोविड मैनेजमेंट पर जो तमाम कथित घोटालों का आरोप लगा, उन सब की बात कर ली जाए। प्रधानमंत्री ने कोविड से लड़ाई के लिए देश की जनता से आर्थिक सहायता मांगी और सारा पैसा दबाकर बैठ गए। आज यदि कोई हिसाब मांगता है तो कह दिया जाता है कि वो कोनो सरकारी खजाना थोड़ी है कि हिसाब मांगोगे, पैसा दे दियो ना, चलो निकलो। लेकिन अभी कर्नाटक से जो मामला आया है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। यहां पर भाजपा के एक विधायक ने वहां की भाजपा सरकार पर यह आरोप लगाया है कि कोविड के दौरान 40,000 करोड़ का घोटाला किया गया। पूरी कहानी एकदम आसान भाषा में बता रहा हूं, सुन लीजिए, समझ लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। दरअसल पिछले दिनों बीजेपी ने येदियुरप्पा के बेटे को वहां का अध्यक्ष बना दिया। इसके अलावा कुछ और राजनीतिक गतिविधियां हुई जिनसे भाजपा के विधायक बसन गौड़ा पाटिल कुछ नाराज हुए। इसके बाद भाजपा के कई और विधायक इन्हें पार्टी से निकालने की चर्चा शुरू करने लगे। इसी पर और नाराज होते हुए इन्होंने कह दिया है, धमकी दे दी है कि यदि मुझे भाजपा से निकाला गया तो मैं कोविड के दौरान जो 40,000 करोड़ का घोटाला भाजपा सरकार में हुआ था उसका खुलासा
खुलासा कर दूंगा, उसकी पोल खोल दूंगा। इसके बारे में कुछ डिटेल भी उन्होंने दी है। इनका कहना है कि कोविड के दौरान एक मास्क की कीमत, जिस मास्क की कीमत 45 रुपए थी, सरकार ने उसे 485 रुपए में खरीदा। यानी लगभग 11 गुना दाम देकर सरकार एक मास्क खरीद रही थी आपके पैसे से। इसके अलावा बेंगलुरु में 10,000 बिस्तरों की व्यवस्था किराए पर की गई थी, जिसका एक दिन का किराया, एक बेड का एक दिन का किराया 20,000 रुपया सरकार दे रही थी। भाजपा विधायक का कहना है कि बीजेपी सरकार ने उस दौरान हर एक मरीज के इलाज पर लगभग 8 से 10 लाख रुपए का बिल बनाया, जबकि मैंने अपना इलाज, व्यक्तिगत इलाज एक सुपर स्पेशलिटी प्राइवेट अस्पताल में कराया और मेरा खर्चा 5,80,000 ही आया, यानी 6 लाख से भी कम। यानी भाजपा विधायक का कहना है कि मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अपना इलाज कराया तो मेरा खर्चा खाली 6 लाख रुपए आया, जबकि बीजेपी सरकार ने लोगों का इलाज करने के लिए एक एक व्यक्ति पर जनता से 8 से 10 लाख रुपया वसूला, यानी कि बिल बनाया, बाकी वसूलना तो आप ही से जानते ही हैं। जब यह मामला चर्चा में आया था उस समय ही कांग्रेस ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और 4,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था। लेकिन अब भाजपा विधायक का कहना है कि कांग्रेस ने जो 4,000 करोड़ का आरोप लगाया था, उनका आकलन बहुत छोटा था, गलत था। ये घोटाला 40,000 करोड़ का है, यानी 10 गुना है। सोच कर देखिए, एक मास्क जिसकी कीमत 45 रुपया है, सरकार उसके लिए आपसे 485 रुपया लेती है। 20,000 रुपए का एक बेड का रोज का किराया, और विश्व गुरु की सरकार में कथित तौर पर 40,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो जाता है, वो भी कोविड के दौरान, जब हम और आप अपनी अपनी जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद में जुझे हुए थे। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का कहना है कि चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने जो 40% कमीशन का आरोप लगाया था, वो अब सिद्ध होते हुए नजर आ रहा है। वहीं इस मामले पर जांच के लिए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया है। देखने वाली बात यह है कि आने वाले दिनों में बीजेपी के कौन कौन से बड़े बड़े नेता लपेटे में आते हैं। वैसे कोविड के दौरान घोटाले के आरोप तो भाजपा की कई राज्य सरकारों के ऊपर लगा था। जांच हो जाए तो बड़ी बड़ी कहानियां खुल सकती हैं, बड़े बड़े लोग लपेटे में आ सकते हैं। यहां एक बात और समझने वाली है, कर्नाटक में जो गोदी मीडिया बीजेपी को भी 18 सीट दे रहा है, यदि यह घोटाले का मामला कर्नाटक में अच्छे से फैल गया तो फिर कर्नाटक में बीजेपी की नैया और बुरी तरह से डूब सकती है लोकसभा चुनाव में। बाकी इस कथित महाघोटाले के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।